दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं मनो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे महागुरुम् युर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अपकोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा एतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् शुक्रवार आज तारीख किती 17 फेब्रुवारी 2012 अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 20वा अध्याय सूत्र क्रमांक 3 पाचक रंचक साधक आलोचक भ्राजकत्व भेदैः पित्तम् तत्र यद् आमाशय पक्वाशय मध्यस्थं पंचमहाभूतात्मकत्वेऽपि तेजोगुणोत्कर्षात् क्षपित सोमगुणं ततश्च त्यक्तद्रवत् स्वभावं सहकार्यकारणैः वायुक्लेदादिभिः अनुग्रहात् दहनपचनादि क्रियया लब्ध अग्निशब्दं पित्तम् अन्नं पचति सारकिट्टौ विभजति शेषाणि च पित्तस्थानानि तत्रस्थमेव अनुगृह्णाति तत्पाचकम् इत्युच्यते। यहाँ तक परसों आए थे। तो मुख्य उसमें जो है वो पाचक है। और जैसे कि मैंने कहा कि द्रवत्व को छोड़कर उसको अग्नि संज्ञा प्राप्त होती है। द्रवत्व का मतलब पुरुष का रंजन करने का इतना ही है और वो बाद में पुरुष में सम्मिश्र हो जाता है, ऐसा सूत्रों के अनुसार दिखाई देता है। और परसों जो मैंने बात की थी कि सिरा और धमनी, इसका सुश्रुत शारीर 7वां 9वां अध्याय मैंने पूरा पढ़ लिया। तो उसमें काफी अलग ही बातें हैं और एनाटॉमी को दूर रखते हुए हमें अपना आयुर्वेद शारीर समझ लेना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं आ गया हूं, लेकिन अभी भी कुछ लिंकेजेस उसमें से नहीं है, तो शायद उसके लिए एक अलग लेक्चर रखेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। कि हमारे हिसाब में ये सब सिरा, धमनी, सर्कुलेशन, रस के बारे में, रक्त के बारे में, ये सब क्या चीजें हैं, ये अलगता से हमें सब देखना पड़ेगा इस प्रकार से। आमाशयस्थंतु रसस्य रंजनात् रंजकम। आमाशयस्थ जो है वो रस का रंजन करता है, इसलिए उसको रंजक कहते हैं। और यहाँ पे आयुष आमाशय का उल्लेख है। और सकलो अप्यरसाय यकृत्प्लिहानो प्राप्ति रागम उपैति, ये भी दूसरा निर्देश है। तो एक लोग ऐसा कहते हैं इसके बारे में कि आमाशय में ही रंजक पित्त का उसमें प्रवेश हो जाता है अन्न में, बाद में वो अपना कार्य जो रंजन का है वो यकृत और प्लीहा के साथ में निभाता है, इस प्रकार का।
नहीं तो ये आमाशय में फिर से आने का कुछ मतलब होगा। लेकिन वैसा तो सूत्रों के अनुसार दिखाई नहीं देता। सिर्फ आमावस्था अगर होती है तो आम के पचन के हिसाब से धातु माध्यम अपाचेतम दुष्टम आमाशय गतम रसमाम प्रचक्षते, इसमें फिर आमाशय में आने का निर्देश है, प्राकृत स्थिति में तो है नहीं। और इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा शायद कि वो फिर से इस प्रकार से आमाशय में आता है। तो ऐसे आमावस्था में रंजन कार्य भी कम होता है क्या, ये भी एक बार देखना चाहिए। वो पचन के लिए आमाशय में आता है, ये तो सही बात है, लेकिन रंजन का भी उपघात उसमें होता है कि भी देखने की वाली चीज रहेगी। हृदयस्तम बुद्धि मेधाभिमानोत्साहे ही अभिप्रेतार्थ साधना साधकम। हृदयस्थ जो पित्त है वो बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह, इसके जरिए अभिप्रेतार्थ साधन होने के कारण साधक पित्त कहलाता है। तो ये भी एक अहम चीज है। मैंने जो स्रोतस के बारे में निबंध लिखा था उसमें मैंने इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र किया था। हम क्या चाहते हैं, जो भी चीज हम लेना चाहते हैं वो पचन करके परिणमन करके अपने भावों में परिवर्तित करके हम लेते हैं, वैसे ही नहीं ले सकते। और यही चीज ज्ञान के बारे में भी है। चाहे हम भी कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, स्पर्श का हमें ज्ञान हो तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो ये ज्ञान हासिल होता है, जो आत्मेन्द्रिय मनोर्थानम सन्निकर्षात् वर्तते व्यक्ता तदा त्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ये जो चरक का कहना है उसके ऊपर चक्रपाणि दत्त की टीका है। और वो लिखते हैं कि यह प्रत्यक्ष फल रूपा बुद्धि प्रत्यक्ष शब्देन अभिधीयते तथैव लोक व्यवहार। प्रत्यक्ष फल रूप जो बुद्धि है वो प्रत्यक्ष शब्द से यहाँ उसका वर्णन किया है, क्योंकि वो लोक व्यवहार वही है। परमार्थतस्तु यतो भवति इंद्रियादेहि ईदृशी बुद्धि तत्प्रत्यक्षम। परमार्थता से, परमार्थतः जिससे ये बुद्धि बनती है वो प्रत्यक्ष है। कहने का मतलब ये है कि वो प्रत्यक्ष बुद्धि के पहले प्रत्यक्ष ज्ञान होना ये एक अनिवार्य स्टेज है और वो सभी के लिए समान है। अभी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द ज्ञान जो है वो जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को उन्हीं शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन उसके बाद में हर एक की बुद्धि जो बनती है वो अलग अलग बनती है। सर्वेषां प्रायशोर्थानां व्यंजकत्वम अभिष्यते, मम्मट ने कहा है काव्य प्रकाश में, और उसके कई उदाहरण दिए हैं। पश्चिम निश्चल निष्पन्दा कमलिनी पत्रे राजते बलाका, ऐसा उसने एक उदाहरण दिया है। और वो प्रियकर को कहती है कि देखो ये निश्चल निष्पन्द बलाका कमलिनी पत्रे शोभते राजते, इस प्रकार। तो निश्चल निष्पन्द शब्द से ये प्रतीत होता है कि ये निर्जन स्थान है, नहीं तो वो निश्चल निष्पन्न नहीं रहेगी। और फिर आगे चलकर अगर ये निर्जन स्थान है तो ये हमारे लिए संकट स्थल होगा, हम यहाँ पे मिलेंगे, इस प्रकार। तो शाब्द ज्ञान तो निश्चल निष्पन्न बला का यहाँ शोभते है, यही है। लेकिन
अभिप्रेतार्थ साधन जो बुद्धि मेधा अभिमान उसकी ओर लगाएंगे, हर व्यक्ति लगाएगी इस प्रकार से। तो अभिप्रेतार्थ कुछ और ही होगा। और शायद इसी के कारण मानसिकता बनती है और इसी के कारण माइंडसेट होते हैं। जो भी मरीज हमारे पास आते हैं वो उनका माइंडसेट एक तैयार है जो ब्रिटिश सिस्टम के जरिए बना हुआ है। या पुस्तक पब्लिकेशन के बारे में भी दिनकर गांगल ने जो बात बताई वो उनका एक माइंडसेट था। वो शायद मेरे प्रोग्राम में आए या दूसरे किसी के प्रोग्राम में आएंगे, जो भी कुछ सुनेंगे वो सुनने के बाद मेरे जो छात्र है वो अलग तरीके से सोचेंगे, जो पेशेंट्स है वो अलग तरीके से सोचेंगे, अरविंद कुलकर्णी और कुछ सोचेंगे, दिनकर गांगल और कुछ सोचेंगे, शब्द वही है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन भिन्न हो जाता है। और फिर उनका जो मंतव्य है वो अलग रहता है। तो ये एक तरीके से इंद्रिय से जो इंद्रियार्थ का ग्रहण होता है वो केवल ज्ञान स्वरूप एक अलग है। और उसके ऊपर ये साधक पित्त का संस्कार होने के बाद हर एक की बुद्धि अलग बनती है। उसमें से जो हर अर्थ हम निकालना चाहते हैं वो हम उसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वही अभिप्रेत है और उसी के साधन के लिए ये पित्त बना है। और उसके लिए वो उसकी बुद्धि जो पूर्वों से संचित जो कुछ ज्ञान उसका है वही उसकी बुद्धि है। और फिर नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ये जो गीता का संदेश है इस प्रकार का, वो किस प्रकार का ज्ञान हमने संचित कर लिया है उसके आधार पर आगे वाला जो ज्ञान होगा आने वाला, उसके बारे में हमारी बुद्धि होती रहेगी। तो जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं, आयुर्वेद अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो न्याय सांख्य दर्शन वगैरह ऐसा कुछ पढ़ के आएंगे तो ये आयुर्वेद के लिए अनुकूल होगा। हम एलोपैथी पढ़ के आएंगे तो आयुर्वेद के लिए प्रतिकूल होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि उसी दिशा में काम करेगी। इस प्रकार का है और उसको भूलना आसान नहीं है। जो संस्कार हम लेकर आते हैं उनको भूलना आसान नहीं है। तो अभिप्रेतार्थ साधन हमारा क्या है ये देखना पड़ेगा। अभिप्रेतार्थ क्या है हमारे लिए। हमें अगर आयुर्वेद ही सीखना है तो आयुर्वेद के हिसाब से जो सीखना है वही हम पहले सीखे। जैसे कि बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अधीत व्याकरण काव्य कोशादि अनधीत न्याय बाल, ऐसे बाल की व्याख्या की है। तो जिसने व्याकरण काव्य कोश वगैरह का अध्ययन किया है लेकिन न्याय का अध्ययन नहीं किया है, वो इनके हिसाब में बाल है। ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों बताया? क्योंकि न्याय समझने के लिए इन सभी चीजों का ज्ञान आवश्यक है और फिर उससे जो बुद्धि बनेगी वो न्याय के हिसाब से अच्छी रहेगी। अगर कोई बौद्ध सीख कर न्याय सीखने के लिए आया है या कुछ दूसरा वेदांत वगैरह ऐसा कुछ सीख कर न्याय सीखने के लिए आया है तो उसके बुद्धि का भेद हो जाएगा। इसलिए हमारा अभिप्रेतार्थ क्या है, वो अभिप्रेतार्थ भी हमने जो पढ़ा है आज तक उसी के आधार पर बनता है। ये अहम चीज है। जैसे कि हम देखते हैं कि 12वीं तक अध्ययन होने के बाद क्या करना है, तो आपने आज तक जो सुना है नहीं, एमबीबीएस में जाना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, इसमें जाना है, ये जो माइंडसेट बनता है वो तब तक जो अध्ययन किया है उसी आधार पर अभिप्रेतार्थ बन जाता है। अभिप्रेत क्या है उसमें दूसरे चीज का अभिप्रेत होना ये बहुत मुश्किल होता है। और एक तरीके से हम
बचपन से ही कंडीशनिंग करते रहते हैं और उस कंडीशनिंग के आधार पर हमारा अभिप्रेतार्थ निश्चित हो जाता है और जो भी ज्ञान हम पाते हैं उसको उसी दिशा में लगा देते हैं। तो शुरू से ही अगर अच्छे संस्कार ज्ञान के हमारे ऊपर हो जाए, हमारी बुद्धि के ऊपर हो जाए और उसी प्रकार से हमारी अगर बुद्धि बने तो ये शायद दिक्कत आगे चलकर नहीं आएगी, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। अगर हमारा माइंडसेट उस प्रकार का हो जाना चाहिए, फिर हमने बच्चों को भी उसी प्रकार से माइंडसेट उनका क्रिएट करना है, शुरू से करना है इस प्रकार का, तो उनका अभिप्रेतार्थ उस प्रकार का बन जाएगा और फिर अभिप्रेतार्थ साधन हो जाएगा। और शायद यही चीज है कि शस्तंधि स्मृति मेधाग्नि कांक्षिणाम वगैरह इस प्रकार का जो बताया गया है कि हम बुद्धि अच्छी बने, स्मृति अच्छी बने, इसलिए घी का सेवन कर रहे हैं। तो मेरे विचारों का परिणाम घी के सेवन में लग जाता है और घी से बुद्धि स्मृति वगैरह बढ़ेंगे, इस प्रकार का होगा, क्योंकि मेरा अभिप्रेतार्थ वही है। तो ये जो मानस भाव है खाना खाते वक्त वगैरह इस प्रकार का, या फिर लोगों ने जो बताया है कि अन्नम विष्णु भोक्ता भी विष्णु, इस प्रकार का है, इति संचिंत्य भुंजाना, इस प्रकार से विचार करके खाना खाते हैं, तो फिर वो उसी तरफ में जाएगा। तो मैं केवल निमित्त मात्र हूं, इस प्रकार का। भोक्ता देवो महेश्वर, ऐसा कुछ श्लोक है भाव प्रकाश में, एक्चुअली वो श्लोक है। तो हम किस दृष्टि से उसको सोचते हैं, जो भी क्रियाकर्म हम करेंगे वो किस दृष्टि से सोचते हैं, उसके आधार पर हमें अभिप्रेत क्या है और उसके साधन के लिए हम अपनी बुद्धि, मेधा, अभिमान ये सब लगा देते हैं। तो ये सब माइंडसेट की ही बात है और माइंडसेट अच्छा बने इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। एक काफी बड़ा विषय है बुद्धि, मेधा, अभिमान, देहि, अभिप्रेतार्थ, साधन, इस प्रकार का जो है वो और उसके बारे में ज्यादा जिक्र किया नहीं गया है, लेकिन जो यथा परितुष्यति तन तथैवानुवर्तेत, इसमें भी यही बात कही गई है कि किसका माइंडसेट किस प्रकार से है वो किस बात को समझ पाता है और फिर उसके समझाने के लिए किन चीजों का हम आश्रय आधार ले लेंगे, उसके आधार पर ये रहेगा। दृष्टिस्थम रूपालोचना न चाहिए। नहीं, ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो वायु के निर्भर है, उसमें कोई सर्वेंद्रियार्थानाम अभिगोड़ा, इंद्रियार्थों का वहन जो है वो वायु करता है, ऐसा है। लेकिन ऐसी चीज है कि बचपन से लेकर हमारा कंडीशनिंग होता रहता है, ये माँ है, ये पिता है, ये चंद्र है, ये सूरज है, वगैरह वगैरह। तो हम पद और पदार्थ का विनिश्चय करा देते हैं उस बाल बुद्धि में और आगे चलकर वो मन में बैठ जाता है। तो उसी दृष्टि से शाला से लेकर जो हम ज्ञान लेते रहते हैं, जो हमें टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, वो हमारे मन में पूरा पक्का बैठ जाता है। आगे चलकर उसके विपरीत तो कुछ ज्ञान हो तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं रहती।
मेरा खुद का ही एक उदाहरण है। और कलेक्टर जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया था। मुखक वाला कोई मरीज था। मैं सेकंड ईयर में था। कलेक्टर जी ने कुछ दवाई दे दी। तो मैंने पूछा कि ये विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स के डिफिशियंसी के कारण खपाक होता है, तो इस द्रव्य में कुछ ऐसा विटामिन B12 वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? तो कलेक्टर जी ने कहा कि ऐसा है। इसमें विटामिन B12 वगैरह है या नहीं मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब में वात से होता है, पित्त से होता है, यहाँ पित्त के कारण है इसलिए सुवर्णगेरिक का प्रयोग किया है, लेकिन अगर वातज है तो तेल का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार का। तो अगर इस विचार से जाना है तो सभी चीजों में विटामिन B है क्या, ऐसा देखना पड़ेगा। तो अगर हमारे हिसाब में वात का प्राधान्य है, पित्त का प्राधान्य है, ऐसा ही सोचना है, तो बी होना नहीं होना उसके बारे में, उससे फायदा मिलता है नहीं मिलता है ये देखो, और हमारे हिसाब में यही निदान का तरीका है कि ये पित्त के कारण बढ़ा है या वात के कारण बढ़ा है। तो वही करो इस प्रकार से। फिर बाद में मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरा इतना विचार कितना गलत था। इस प्रकार से। लेकिन ये तो जो हम संस्कार पहले से लेके आए हैं कि विटामिन B12 या बी की डिफिशियंसी के कारण मुखरोग ये मुखपाक होता है और उस दो देने से मिट जाता है, ये संस्कार है। पहले से संस्कार है। तो हम उसी दिशा में लगा देते हैं कि जो दे रहे हैं उसमें विटामिन होगा, इस प्रकार से। और इंटीग्रेशन में यही होता रहता है। इंटीग्रेशन के विचारों में ये दोनों विचारों का सम्मिश्रण हो जाता है और अलगता से आयुर्वेद की दृष्टि से हम देख नहीं सकते। ये सबसे अहम चीज है। और ये चीज बार बार होती रहती है। इसलिए कैंसर वगैरह मरीजों में हमें वो कैंसर है ऐसा ज्ञान ही नहीं होना है, ऐसा कुछ कहना है। कैंसर है तो फिर ये शुक्र वगैरह के बारे में हम सोचेंगे, उसका कुछ करेंगे और उसके आधार पर चिकित्सा रहेगी। ये तात्कालिक लाभदायक है, उसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी अंतिमतः हमारी एक अलग दृष्टि होनी चाहिए। शायद हम उसको एक डिसीज कहेंगे, अनेक डिसीज कहेंगे, जो भी कुछ है उसको कहेंगे और उसकी जो चिकित्सा है वो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये सब रिपोर्ट साथ में मिल गए हैं, उसके आधार पर ये कैंसर है। और फिर कैंसर की दृष्टि से मुझे सोचना है, और कैंसर का मैंने जो ढांचा बनाया है निदान और चिकित्सा का, उसके अनुसार मैं चलता हूँ। इस प्रकार से यह भी परिस्थिति होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप इंटीग्रेशन हो जाता है। मेरे ध्यान में नहीं होते भी है वो भी, या मैं अगर नहीं भी चाहता हूं तो भी, इस प्रकार का। तो इसमें ऐसा है कि मेरा अभिप्रेतार्थ क्या है, मुझे उसको ठीक करना है। और फिर जिस तरीके से भी हो, अगर इंटीग्रेटेड विचारों से हो या केवल आयुर्वेद के विचारों से हो, अगर मैं ठीक कर पाता हूं तो अलग चीज है। आयुर्वेद का ही प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता हूं। चाहे उसकी शुरुआत एलोपैथी से शुरू हो गई है। लेकिन जब रिजल्ट्स मिलते नहीं है तब तो मुझे इस प्रकार से सोचना चाहिए कि अगर ठीक है इस विचार से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, शायद ये इंटीग्रेशन को बाजू में रखकर केवल आयुर्वेद की दृष्टि से हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये त्रिविध शिष्य बुद्धि ही पे का मामला हो जाएगा। इसमें एक बहस चली थी नई संहिता में इनको कैसे लिखे, कैंसर नाम से ही पुकारे या और कुछ पुकारे।
कैंसर नाम से पुकारेंगे तो ये इंटीग्रेटेड ही होगा। और ये दृष्टिकोण सही है या गलत है इसके बारे में संदेह है। तो मैंने थोड़ा सा कहा था कि त्रिविध शिष्य बुद्धि ही तो इस प्रकार का शास्त्र होना है। तो जो इजीली दूसरा आदमी समझ सके, जो हीन बुद्धि का शिष्य है वो समझ सकता है कि अरे हाँ, ये कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर तो निदान निश्चित है एलोपैथी के हिसाब से। और फिर उसमें ये दोष दुष्य को देखना है, अग्नि को देखना है, बल को देखना है, और उसके अनुसार रसायन चिकित्सा करनी है। रसायन में ये इतने इतने द्रव्य है, कौन सा इस्तेमाल करना है उसमें सोचना है और वो करना है बस। तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा चाहे इंटीग्रेटेड विचारों से भी वो आया है तो भी। लेकिन इसके आगे का भी स्तर रहेगा लोगों का कि नहीं, ये मैं नहीं देखना चाहता हूँ और फिर भी इसकी सफल चिकित्सा करना चाहता हूँ। अंतिमतः हमें यशस्विता होनी चाहिए और वो आयुर्वेद में होनी चाहिए। और अगर हम भले ही उस स्थान पर अगर पहुंच जाते हैं कि एलोपैथी है ही नहीं विश्व में, ऐसा सोचकर भी आगे जो मरीज आएगा निदान पंचक के जरिए हम निदान कर सकेंगे, उसकी चिकित्सा कर सकेंगे, तो सब सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। लेकिन उस प्रकार के सभी लोग नहीं है, मैं भी शायद अभी नहीं हूं उस अवस्था में। तो ऐसी स्थिति में कम से कम सामने वाले मरीज में हमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कर सके इस प्रकार का। इसी में उलझ जाएंगे और कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं। हमें सोचना है सभी रोगों के बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से ही सोचना है और उसमें से समाधान होना है, ये हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो परसेंटेज है एलोपैथी के ज्ञान का वो अगर घटता है अभी तो मिटा नहीं सकते उसको, जो संस्कार पहले से किए गए हैं, तो उसका परसेंटेज हम कम करते जाएंगे और आयुर्वेद का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध विचार होते रहेंगे। फिर भी पूरे शुद्ध विचार होने की संभावना नहीं है। जन्म से लेकर अगर हम प्राचीन पद्धति से सीखते हैं तो पूरे शुद्ध विचार होंगे। वो अभी इस जन्म में मुश्किल है अगले जन्म में अगर हो सकता है तो अलग चीज है लेकिन फिर भी इसके बारे में बहस चलती रहेगी। और खास करके मैं जो संहिता की बात कर रहा हूँ और मैं शुद्ध आयुर्वेद का आग्रह रखने वाला हूँ, तो ये कैसे आप इंटीग्रेटेड विचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप ऐसा होना ही नहीं है वगैरह वगैरह ये दोषारोप होते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि त्रिविध शिष्य बुद्धि हित इस प्रकार का शास्त्र होना है। फिलहाल जो माइंडसेट बना है उस माइंडसेट को लेकर चलते हैं उस माइंडसेट को धीरे धीरे परिवर्तित करते जाएंगे। ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि माइंडसेट परिवर्तित नहीं होगा, माइंडसेट धीरे धीरे परिवर्तित होगा। लेकिन बात आयुर्वेद को बढ़ाने की और एलोपैथी का कंट्रीब्यूशन कम करते जाने की इस प्रकार की है, वो शायद धीरे धीरे होती रहेगी। मैंने कोलटकर जी से एक अजीब सवाल पूछा था और उन्होंने भी अजीब जवाब दिया था। इसका कोई संबंध इससे नहीं है। सवाल ऐसा था कि बच्चे को हम गोद में लेते हैं तो वो जब जागरूक है तो उसका वजन महसूस नहीं होता, लेकिन वो जब सो जाते हैं तो वो भारी लगते हैं। तो ऐसे ही कहा, शादी में कहाँ पे मिले, हाथ में कोई गोद में बच्चा था और ऐसे ही सवाल पूछा उनको। तो मेरे मन में जो था वो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से था, वो मॉडर्न बेस था कि शायद जब जागृत अवस्था में है तो उसका गुरुत्व मध्य हिलता डुलता रहता है, जो क्रिया करता रहता है इस प्रकार से। तो एक जगह पे वो वजन महसूस नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो भारीपन ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन सो जाने के बाद गुरुत्व स्थिर हो जाता है तो एक ही जगह पे हमें गुरुत्व महसूस होता है, वो इसलिए ज्यादा लगता है इस प्रकार
कोलरकर जी का कहना था कि उदानो बलमुच्यते, जागृत अवस्था में जो है वो उसकी एक शक्ति कार्यकारी रहती है जो ऊर्ध्व दिशा में कार्य प्रवृत्त होती है, और सुप्तावस्था में उसका कार्य खंडित हो जाता है। तो ये विपरीत जो शक्ति है वो कार्य में नहीं रहती, तो फिर भारीपन महसूस होता है। वैसे वजन में तो कोई अंतर नहीं आने वाला, वजन तो वही है, बच्चा वही है जो पहले जागरूक था वही सो गया है, इस प्रकार का। तो ये देखने का तरीका है, कहने का मतलब है प्राचीन पद्धति से इसके बारे में किस प्रकार से सोचा जाए, ऐसा हम अगर प्रयास करेंगे तो ये बार बार उसके बारे में हम सोच सकेंगे। और सभी चीजों के बारे में हमारी आयुर्वेद दृष्टि होनी चाहिए, वो डेवलप होनी चाहिए, या फिर सभी प्राचीन शास्त्रों की दृष्टि से देखने की स्थिति पैदा होनी चाहिए। तो जो भी हम देखे, जो भी समझने की कोशिश करें, वो उसी पद्धति से करने की कोशिश करें, तो उसमें से कुछ समाधान निकल आएगा। लेकिन तब तक अगर हम ये मान लेते हैं कि गुरुत्व का जो मुद्दा मैंने उठाया था उसके आधार पर भी उसका अगर समर्थन होता है तो ठीक है, अभी की स्थिति में ठीक है, उसका कुछ समस्या का हल उसमें से मिल गया इस प्रकार से। लेकिन सोचना उस दिशा में अगर होता रहेगा कि प्राचीन पद्धति में इस समस्या का हल क्या होगा इस प्रकार से, तो बात बनेगी। और खासकर माइंडसेट के बारे में ये बहुत अहम चीज है, और अभी सभी पूरे समाज का माइंडसेट हमें चेंज करना है। जो हमारे संपर्क में आएंगे उनको बार बार बोलते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा उनमें असर होगा, परिणाम होगा, बदल होगा उनका। लेकिन पूरे समाज का तभी बदलेगा जब ये मास मूवमेंट इस प्रकार की हो जाएगी। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका धर्मगुरुओं के द्वारा ज्ञान का वितरण होना, ये बढ़िया है। वो जो इम्पैक्ट रहता है वो काफी अच्छा इस प्रकार का इम्पैक्ट रहता है, और लोग उसको समझने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन धर्मगुरु भी अभी विज्ञान के कब्जे में आ गए हैं इस प्रकार का है। वो भी उनका अगर करते हैं या टीचर्स का हम करते हैं, इसलिए मैंने जिक्र किया था कि डीएड बीएड एमएड कोर्सेज में आयुर्वेद प्राचीन शास्त्र अगर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनमें बुद्धिभेद प्रारंभ हो जाएगा इस प्रकार। लेकिन उन्हें सिखाने वाले अच्छे चाहिए अभी की पीढ़ी में, जो उनको पढ़ा सके, सिखा सके कि इतना कुछ ज्ञान भंडार हमारे पास है और इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है, तो शायद उनमें परिवर्तन आएगा, तो अगले पीढ़ियों में जाएगा और फिर सभी समाज का माइंडसेट बदलेगा। तो हमारा अभिप्रेतार्थ क्या है ये हमें भली भांति समझ लेना चाहिए, और अभिप्रेतार्थ अगर गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, फिर हमारी बुद्धि उसमें लग जाएगी और फिर जो हासिल होगा वो बहुत अच्छा होगा इस प्रकार का। दृष्टिस्थम रूपालोचनात् आलोचकम, दृष्टिस्थ जो पित्त है वो रूप का आलोचन के जरिए आलोचक कहते हैं। यहाँ अगर परिणमन की बात अगर है तो जो भी ज्ञान होगा उसका परिणमन करना है, चाहे हम कानों से सुने, श्रोतेंद्रिय के द्वारा सुने, लेकिन उसके लिए कोई श्रावक पित्त ऐसा नहीं बताया। आलोचन के बारे में आलोचक पित्त इस प्रकार का बताया। त्वक्स्थ पित्त एक भाजक बताया, लेकिन श्रवणेन्द्रिय के बारे में नहीं बताया, या फिर रसनेन्द्रिय के बारे में
या घ्राणेन्द्रिय के बारे में नहीं बताया। तो अगर एक ज्ञान की प्रक्रिया कल्प्यते मनसा तु ऊर्ध्वं गुणतो दोषतो अथवा जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थिततया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम् इंद्रियेण इंद्रियार्थम ही इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते। समनस्क इंद्रिय से इंद्रियार्थ का ग्रहण होता है और फिर गुणतः दोषतः मन के द्वारा उसके बारे में विनिश्चय होता है, ये बताया है। तो शायद वो चक्षुरिंद्रिय से लेवे या फिर भाजक पित्त से त्वचा से लेवे, इस प्रकार का। तो इसमें दो चीजें हो सकती है। ये उपलक्षण के जरिए मानना जाना चाहिए, आलोचक पित्त है जो, और इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान ग्रहण होगा वो उसका इंटरप्रिटेशन हम किस प्रकार से करेंगे। वो जो मैंने अभी अभिप्रेतार्थ साधनाथ की बात कही, हम इसको सूरज कहते हैं, इसको चांद कहते हैं, इसको चांद नहीं कहेंगे, इसको सूरज नहीं कहेंगे, यह हमारे दिमाग में बैठाया गया है इस प्रकार का। तो नहीं तो जो हम देखते हैं उसके बारे में हमें ज्ञान इस प्रकार से हो और उसका आलोचक पित्त का रोल उसमें क्या है। तो ये अगर ज्ञान के परिणमन की बात है तो सिर्फ आलोचक पित्त या नेत्रेंद्रिय से जो चक्षुरेंद्रिय से जो ले रहे हैं उसी के ज्ञान के पचन के बारे में अलग पित्त क्यों होना है, ये हो सकता है इस प्रकार का सोच। तो उपलक्षण मानकर चलते हैं, ये एक चीज है। नहीं तो दूसरा इसमें होगा कि इसको ज्यादा महत्व है। जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वो चक्षुरेंद्रिय से जो ग्रहण करते हैं उसके बारे में हमें ज्यादा सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने आंखों से देखा है उसके ऊपर हम ज्यादा विश्वास करते हैं। कानों से जो सुनते हैं उसके बारे में भी ज्यादा विश्वास करते हैं, ये भी एक अलग चीज है। लेकिन जो देखा है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं और वो गलत भी हो सकता है। उसका इंटरप्रिटेशन जो हमने देखा है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ है उसके बारे में संदेह है। तो ये दो आदमी बोल रहे हैं तो निस्संशय मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। मैंने देखा उन लोगों को और मेरा नाम भी सुना उसमें, उनकी चर्चा में। तो मुझे गलतफहमी हो जाती है कि हाँ बराबर मेरे ही बारे में कुछ बोल रहे हैं, मेरे ही बारे में कुछ शिकायत कर रहे हैं इस प्रकार का, क्योंकि मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि दोनों मेरे साथ खिलाफ कुछ कर रहे हैं। और जब भी मिलते हैं तो मेरे बारे में सोचते हैं। तो ये मेरा माइंडसेट है इस प्रकार का। और आलोचक वित्त के द्वारा ये जो पचन हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, उसके आधार पर हम उसी दृष्टि से, उसी विचार से सोचेंगे। तो प्लेन होना है। पहली चीज ऐसी है कि उसके पहले से ही उसका कुछ रंजन है, ऐसा नहीं होना है। जो चीज जैसी है उसी स्थिति में उसका ग्रहण करने की चेष्टा करें और फिर आगे चलकर बुद्धि में जो परिवर्तित होना है वो भली भांति उसका परिवर्तन होना है। तो ये थोड़ा अलग रहेगा। रूपालोचनात् आलोचकम त्वक्स्थं त्वचो भ्राजनात् भ्राजकम। तद अभ्यंग परिषेक आलेपादीन पाचयति छायाश्च प्रकाशयति, यह अलग बताया। अभ्यंग परिषेक आलेप वगैरह जो है उनका पाचन वो करता है। छायाश्च प्रकाशयति और छाया का प्रकटन करता है। तो शरीर में जो भी घुस जाता है उन सभी का पचन होना एक अहम चीज है।
अन्न, पान और वायु के बारे में जो मैंने शाखा कोष्ठ गति के आधार पर विवरण करने की कोशिश की थी। हेलो, शाखा कोष्ठ गति के बारे में मैंने जो जिक्र की थी, और ये अन्न, पान या फिर वायु, इन सभी का शारीर भावों में परिवर्तित होना इसके लिए अलग अलग स्रोत इस प्रकार के है। वैसे ही इंद्रियों द्वारा जो भी अंदर घुस जाएगा उनका भी पचन होना है, ये आलोचक पित्त के जरिए बताया गया। या बुद्धि मेधा अभिमाना देह विपरीतार्थ साधना, आखिर उसमें मन के द्वारा उसके ऊपर प्रोसेस होते रहेंगे और फिर बुद्धि बनेगी। तो वो भी चीज हम ऐसे ही नहीं लेते, सुन लिया हो गया, ऐसा नहीं है। उसको हमारे द्वारा परिवर्तित कर लेते हैं और परिणमन कर लेते हैं। उसी प्रकार त्वचा के द्वारा जो भी अंदर जा रहा है, शायद वह अभ्यंग परिचय का आलेप इस प्रकार के हो या फिर स्पर्श ज्ञान, वो स्पर्श ज्ञान भी परिवर्तित होकर चला जाता है। बच्चे शुरू में किसी का स्पर्श में डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन बाद में ये माँ का स्पर्श है, ये पिता का है, किसी अन्य व्यक्ति का है, इसमें डिफरेंशिएशन चालू होता है। और फिर दूसरा किसी का स्पर्श है तो रोते हैं, माँ का स्पर्श है तो ठीक है, चाहिए, इस प्रकार का। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया है उस अवस्था में। तो सबसे अहम चीज है, जो भी चीज शरीर में जाएगी उसका परिवर्तन होता है शारीर भावों में, और वो परिवर्तन करने वाला अग्नि है जो पित्त के जरिए रहता है। और इसलिए पित्त के 5 भेद बताए। अन्नपान के हिसाब से वो एक पाचक पित्त बताया, अभिप्रेतार्थ साधन ये विचारों के हिसाब से साधक पित्त बताया, रूप या चक्षुरेंद्रिय के हिसाब से या सभी इंद्रियों के हिसाब से आलोचक इस प्रकार का बताया। और एक रंजन के हिसाब से ये रंजक पित्त इस प्रकार से बताया। और वैसे वर्ण और प्रकाश ये 2 इसके कार्य है तेज महाभूत के। तो वर्ण या पचन ये जो उष्ण गुण से होता है, तो ये भी उपलक्षण हो सकता है रस का रंजन होना। बाकी जिन जिन चीजों में वर्ण में परिवर्तन आ जाएगा, उस सभी में ये रंजक पित्त काम करेगा, क्योंकि अग्नि वर्ण दिलाने वाला इस प्रकार का है। अग्नि दाह भावर्ण प्रकाश पचनाभ्युपन, तो वहां वर्ण का जो निर्देश है वो अग्नेय द्रव्य वर्ण निर्माण करने में सक्षम रहेगा। तो जो भी वर्ण में परिवर्तन आएंगे उसके बारे में ये सोचना पड़ेगा। और शायद आमाशय में जब ये रंजक पित्त सम्मिश्र हो जाता है, तो जो भी आगे रक्त मांस या अस्थि जो भी कुछ भाव बनेंगे विशिष्ट वर्ण के बनेंगे, उसका संबंध कुछ इससे हो सकेगा। और वैसे ही जो त्वचा द्वारा जो अंदर भाव चले जाएंगे, उन सभी के पचन के हिसाब से ये भाजक पित्त काम करता रहेगा। और उसी लिए ये खाना खाने के बाद अभ्यंजन नहीं करना है वगैरह, जो है स्नान नहीं करना है, ऐसे जो कुछ निर्बंध आते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा लोड उसका हो जाता है। इसलिए ये तो आमाशय स्थितम तद रसाख्य से धातो रक्तोत्पत्ति रक्त भावोत्पत्तो रंजनात् राग निष्पादनात् रंजक शब्देन
उच्यते। यत्तु हृदयस्थं बुद्ध्यादिभिः कारणभूतैः अभिप्रेतम अर्थम बाह्यं ग्रहण स्मरणादि रूपेण साधयति तत् साधकम। ग्रहण और स्मरण इसमें दोनों का है। दृष्टिस्तम अंतस्तारक स्थितम तो रूपस्य आलोचनात् तदा यत् रूप ग्रहण शक्तित्वात् आलोचक शक्तित्वेन आलोचकम उच्यते। जो मैंने एक बात बताई थी, सिडैक में मैं गया था, बहुत सारे वहां थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक अच्छा व्याख्यान चल रहा है, तुम भी चलो। तो मैं जाके वहां पे बैठ गया। शुरू 5 मिनट में मुझे क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर धीरे धीरे बात ध्यान में आ गई कि वो आर्टिफिशियल आई, कंप्यूटराइज्ड आर्टिफिशियल आई के बारे में वो कर रहे थे संशोधन। कुछ 10-15 बरस पहले की बात है, उस समय वो सिडैक में काम चल रहा था। और ह्यूमन आई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस प्रकार से वो जो प्रतिमा बनती है उसका एनालिसिस वो किस प्रकार से करता है। और अगर आर्टिफिशियल आई हम बना देते हैं, और अभी तो ये कैमरे वगैरह तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन उसमें उसके पीछे ह्यूमन ब्रेन है। उसका एनालिसिस क्या करना है, वो कोई आदमी बैठता है और एनालिसिस करके उसके आधार पर कुछ करता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको देना है। तो अगर ऐसा पिक्चर है तो ऐसा करना है वगैरह। अभी सेंसर्स के जरिए विदेशों में तो ये है कि सिग्नल्स है, सेंसर्स है, और उसमें दूर तक कोई वाहन नहीं है तो वहां का सिग्नल रेड हो जाता है, और दूसरे जगह वहां जहाँ पे वाहन है उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो उसको परिवर्तित कर देते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ जो सिग्नल्स है वो टाइम के ऊपर है, इतने सेकंड्स के बाद वो सिग्नल चेंज होगा। लेकिन अगर कोई वाहन है नहीं तो सभी, और दूसरे रास्ते पे वाहन है तो उनको इंतजार करना पड़ता है जब तक ग्रीन नहीं होता तब तक। तो सेंसर्स के जरिए दूर तक अगर कोई वाहन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेड हो जाता है और दूसरे को ग्रीन मिल जाता है। इस प्रकार से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस प्रकार से बनाने का। लेकिन ये काफी वो इंटेलिजेंस हमें ही देना पड़ेगा, और जो इस प्रकार से हम सोचते हैं वही उसमें आ जाएगा। उसका खुद का नहीं है, चैतन्य उसमें है नहीं, तो उसका खुद का तो होना कुछ असंभव है इस प्रकार से। तो अंतिमतः ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होगा। रोबोट के जरिए अभी सर्जरी करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वास्तव में आ रहा है उसका। लेकिन रोबोट का जो संचालन है वो तो सर्जन ही करेगा ना बैठ के। वो शायद उसके हाथ काम नहीं कर रहे, वो रोबोट के द्वारा काम करेगा, माउस के जरिए कुछ करेगा इस प्रकार से। लेकिन होना तो उसके पीछे ह्यूमन ब्रेन को ही होना है, इस प्रकार से ये रहेगा। त्वक्स्थम च त्वचोभ्राजनात् दीप्ति मत्ता करणात् भ्राजक शब्देन उच्यते। तद भ्राजकम अभ्यंगादीन पाचयति तेन एतद उत्तम भवति नहीं अपक्वम द्रव्यम स्वं कार्यं करोति। अहम चीज है, अपक्व द्रव्य स्वतः खुद का कार्य नहीं करता है। दृश्यन्ते च अभ्यंगादि प्रयुक्तानि औषधादीनि रागकाठिन्यादीनि नाशयन्ति तानि त्वक्स्थेन पित्तेन पच्यन्ते इति। अभ्यंगादि जिसका पचन नहीं है वो अपना काम नहीं करेगा। तो हर चीज जो शरीर में, जो वही बात मैं बता रहा था कि हर चीज जो शरीर में ली जाती है वो ऐसी ही नहीं रहती, उसको परिवर्तित करके ही शरीर लेता है। अगर ऐसी ही रहती है तो वो शल्य होती है। ये जो शल्य के बारे में, लोह वगैरह जो शल्य है या सुवर्ण वगैरह शल्य है, वो पचन नहीं होता है उनका, वो ऐसा ही स्थित रहता है इस प्रकार का। और उसके लिए उसको निकाल देना चाहिए। अगर वो पीड़ा नहीं करने वाला तो आगे उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल फ्रैक्चर्स में जो अभी रीति अपनाई जाती है, नेलिंग प्लेटिंग करते हैं और एक शल्य घुसा देते हैं अंदर, लोह शल्य। तो वो शरीर उसको कितने दिन तक एक्सेप्ट करता रहेगा, ये एक अहम चीज है। तो शल्यभूत ही है। वास्तव में ऐसा है, जब फ्रैक्चर हील हो जाएगा तो उसको सर्जरी करके निकाल देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हील होने से पहले ये शरीर रिजेक्ट करना शुरू देता है, रिएक्शन दिखाता है, तो ऐसे अवस्था में पहले ही उसको निकालना पड़ता है। तो जो भी चीज शरीर में जाएगी,
शरीर उसका पचन करने का प्रयास करेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि उसको पचन नहीं करेगा। तो अभ्यंग लेप सेक वगैरह इससे जो काठिन्य वगैरह कम होता है राग काठिन्य आदि नाशनानी, तो वो पचन करके उसके बारे में वो कार्य कर होते हैं, और इसलिए उनका भी पचन होने के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए मैंने एक ऐसा थोड़ा सा सोचा था कि पचन करने वाला अग्नि ही है, वो पित्तांतर्गत है। इसलिए पित्त के 5 भेद, जहां जहां से जो भी अंदर जा रहा है उन सभी के बारे में सोचना है, पचन कैसे करना है उसका, और उसके आधार के लिए उसका कुछ पित्त होना है। और ये 5 भेद इस प्रकार से बता दिए। व्यापकता से अगर हम देखेंगे कि अग्नि अगर वर्ण, पचन, प्रकाश ये चीजें करने वाला है, तो प्राकृत स्थिति में या विकृत स्थिति में जहां जहां इन सभी का संबंध होगा वहां वहां पित्त का होना जरूरी है। जहां जहां गतिमत्व है वहां वहां वायु का होना जरूरी है। और जहां जहां स्नेहन वगैरह इस प्रकार की चीज है या फिर फ्रिक्शंस को अवॉइड करना है, वहां वहां कफ का होना जरूरी है। आगे चलकर उसमें आएगा। लेकिन शीत, उष्ण और वायु, ये जो 3 शक्तियों का ये सब खेल है और आपस में मेलजोल है उनका भली भांति, जो कि एक जीवन की यात्रा को सफल बनाते हैं। और ये मेलजोल अगर बिगड़ जाता है तो फिर विकारों की निर्मित होती है, जो आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत है इसके आधार पर। तो ये किस प्रकार से होता रहेगा और उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो जहां जहां भी परिणमन की आवश्यकता है वहां सभी जगह पित्त का होना जरूर इस प्रकार का होगा। तदेवं भ्राजकम याः छायाः कान्तयः वक्ष्यमाणाः पंचनाभसाद्याः ताः प्रकाशयति प्रकटयति इति पंचपित्तभेदाः। तो प्रकाशपचनात्मकम वास्तव में वर्णमाक्रामति छाया भाः प्रकृष्टा प्रकाशते इस प्रकार का है। तो छाया के बजाय यहाँ प्रभा होता तो ज्यादा अच्छा रह जाता, क्योंकि पित्त जो है वो या अग्नि जो है वो प्रकाश प्रभा को प्रकट करने वाला इस प्रकार का है। लेकिन वर्णम आक्रामतिक छाया है, 5 महाभूतों की 5 छायाएं हैं, उसमें वास्तव में नाभस छाया ही अच्छी है, शुभ है, बाकी सब अशुभ है। और वो बाकी सब छायाएं रिष्ट लक्षण के तौर पर दिखाई देती है। लेकिन नाभस छाया प्राकृत स्थिति में रहती है और उसका प्रकाशन सांगता है अवघड. वर्णम आक्रामतिक छाया इतना ही बताया गया है. वो जो ऑरा की बात कही गई थी पिछले वो अभी जो फिलहाल मेरा लेक्चर वहां पे हुआ था माले गुरुकुल में, उसमें मैंने इसका जिक्र किया था कि एक तेजो वलय ऐसा कुछ है शरीर के संबंध में. और ये प्राणी किलिंग वगैरह में लोगों को वो दिखता है, या फिर जो ऑरा स्कैनर्स अभी जो आ रहे हैं उसमें वो सिर्फ उसका स्कैनिंग होता है और कहाँ वर्ण की विकृति होगी ये यंत्र के जरिए अभी दिख सकता है, ऐसा है. तो उसके आधार पर यहाँ विकृति है ऐसा निदान करके वहां पे कुछ चिकित्सा कर सकते हैं ऐसा उनका कहने का मतलब है. तो ये भी एक तरीके से पित्त के द्वारा जो परिणमन होकर छाया या प्रभा बनेगी उस व्यक्ति की, इसका मतलब मेरे ख्याल में ओज से होना चाहिए. ये छाया प्रभा का जो विषय है और ये जो बताते हैं स्निग्धम सोमात्मकम ईशल लोहित पीतकम, इस प्रकार का दत्तम ईशल लोहित पीतकम, शुद्धम शुद्धम ईशल लोहित पीतकम, इस प्रकार के वो शायद हम अगर देख पाते हैं किसी की
किसी चीज के जरिए या हमारे ही इंद्रियों की ताकत बढ़ाकर अगर हम देख पाते हैं तो उसके आधार पर कुछ निदान तक आ सकते हैं, क्योंकि वो तेज ही है। ओजस्थ तेजो धातु नाम शुक्रांतानम परम स्फुटम, ये सभी धातुओं का तेज है, सौम्य सौम्य है इस प्रकार का, और इसलिए कफ से भी उसकी तुलना की गई है। रसात्मकम वहन्ति ऊर्जा, ये जो पूरे बदन में जो है अर्धांजलि वो कफ ही है, इस प्रकार का बताते हैं। और उसका अगर स्कैनिंग हो पाता है तो शायद उसके आधार पर कुछ बात बनेगी। और उसको अगर हम भली भांति ठीक कर पाते हैं तो ये अच्छा रहेगा। कोई दिल्ली का एलोपैथी का डॉक्टर है, वो जाकर मेहता है मेरे ख्याल में उसका नाम, उस समय राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको मिल चुका था। और उसका कहना था कि इस प्रकार के ऑरा स्कैन के जरिए हम सभी रोगों के बारे में निदान कर सकते हैं, ये सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह सब की कुछ भी जरूरत नहीं है, ऐसा उसका कहना था। और ये आसान है, नॉन इन्वेजिव है, तो इसका भली भांति प्रचार होना चाहिए। वो एलोपैथी का डॉक्टर होकर भी इसके बारे में जिक्र कर रहा था, और एलोपैथी के लोग उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो फिलहाल स्थिति है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनका एक माइंडसेट है, जैसे कि थैलियम स्कैन करने के लिए लोग नहीं कहते, एंजियोग्राफी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी के आधार पर इस वेन में या इस आर्टरी में इतना ब्लॉक है, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर उसके आधार पर बाईपास की सलाह दी जाती है, जो उनके फायदे में है, पक्ष में है। अभी 100% ब्लॉक है किसी आर्टरी में और फिर भी आदमी जिंदा है, उसको हार्ट अटैक आया नहीं है, तो इसका मतलब सही है कि कोलेट्रल सर्कुलेशन चालू है, इसलिए वो मरा नहीं। नहीं तो हमारे पास आएगा ही नहीं, मर ही जाएगा पहले। तो वो जिसके जरिए जिंदा है, वो कोलेट्रल सर्कुलेशन भी अगर चालू रहता है तो भी ठीक है। ऐसी क्या स्थिति है, वो हार्ट को सप्लाई होना जरूरी है बस, वो शायद मेन आर्टरी से होता रहे या कोलेट्रल सर्कुलेशन से होता रहे। लेकिन कोलेट्रल सर्कुलेशन से होता रहता है और आदमी जिंदा रहता है, तो डॉक्टरों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो उनका कहना ही नहीं नहीं है, इसमें जो ब्लॉक है उसको निकालना ही है, नहीं तो अगर हार्ट अटैक आ जाएगा तुम मर जाओगे, नहीं नहीं तो ये करना ही है इस प्रकार का। तो शायद थैलियम स्कैन और स्कैन वगैरह वगैरह से उसके बारे में हमें कुछ पता चले कि ये कितना है कितना नहीं है इसके बारे में, और उसके आधार पर आगे कुछ करना है नहीं करना है। अगर हमें इस पर से पता लग जाता है थैलियम स्कैन के जरिए या दूसरे और स्कैन के जरिए कि नहीं नहीं कोलेट्रल सर्कुलेशन भी कम हो रहा है, वो अभी 10% ही रह गया है, और फिर आगे चांसेस है हार्ट अटैक आने के, तो शायद ठीक है उसके बारे में हम सोचे कि बाईपास करे या नहीं करे इसके बारे में। लेकिन वो 70-80% है, तो कोई चांसेस नहीं है इमीडिएट हार्ट अटैक आने के, तो एंजियोग्राफी करे तो भी थैलियम स्कैन करे। लेकिन ये सलाह कोई देता ही नहीं। सभी बता देते हैं नहीं नहीं अभी तो एंजियो प्लास्टिक करो या बाईपास करो, बस बाकी कुछ करने का नहीं है उसमें। तो ये हमारा माइंडसेट है, डॉक्टरों का माइंडसेट है। इसमें से अगर पैसे कमाने हैं तो वो कैसे करेंगे? इनका कहना था, कौन प्रख्यात डॉक्टर एलोपैथी वाले सर्जन, एक मरीज ने उनका अनुभव बताया कि उसने कह दिया कि 3 लाख खर्चा आता है, लेकिन मेरी तो है नहीं परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति है ही नहीं। तो फिर वो बोल रही थी वो बहुत दयालु है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 2 लाख के बजाय 1 लाख ही ले लूंगा। तो ये क्या दयालुता है? 2 लाख के बजाय मैं 1 लाख ही ले लूंगा। और हाउ हाउ ग्रेट ही इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका खुद का देहांत हार्ट अटैक के जरिए हो गया। तो
ये अलग चीज है जो माइंडसेट इस प्रकार का है। तो ये छाया और प्रभा, इनका प्रकाशन होना, और ये शायद अगर हम इसके जरिए कर पाते हैं, ऑरा स्कैनिंग के जरिए, या फिर मैंने उसमें बात बताई थी अन्ना साहेब पटवर्धन की, उनका कहना था कि उन्होंने गायत्री पुरस्चरण किया था 24 लाख गायत्री का जप, और फिर उनको पूरी बॉडी दिखाई देती थी अंदर से। तो कोई ये स्कैनिंग वगैरह का कोई मतलब ही नहीं, उनकी भाजक पित्त में भी वो आ गया था, वो सामर्थ्य आ गया था, जैसे वो समझ सकते थे। ऐसे अगर चीज है तो वो भी ठीक है, ऐसी क्या बात है उसमें। किसी न किसी तरीके से अगर हम समझ पाते हैं कि क्या हुआ है अंदर, तो उसके बारे में हम कुछ कर सकेंगे। लेकिन ये जो प्रभा या छाया है, जो एक बाह्य आवरण है, इसलिए वो शायद पंचकोश की जो बात कही गई है, इन कोशों के बारे में थोड़ा सोचना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है, और उन पंचक कोशों का स्कैनिंग अगर हम भली भांति कर पाते हैं तो बात कुछ बनेगी इसके आधार पर, और फिर हम उसके बारे में लोगों को बता सकेंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति है और ये विकल्प नहीं होता है। क्या है कि उपनिषद नामक वेदवांग में अगर है, और पंचकोशों के बारे में जो जानकारी है वो उपनिषदों में ज्यादा आई है इस प्रकार। अन्नम ब्रह्मेति वेदानात्, अन्न को ब्रह्म समझा, इस प्रकार का। तो शायद हम इसको ले सकेंगे उपनिषदों के आधार पर। वही बात है कि अगर आयुर्वेद के बारे में हमें समझना चाहिए तो कॉन्टेम्पररी जो उस समय का विज्ञान होगा, बाकी अध्यात्म के बारे में हमें सोचना है, तो उपनिषदों से, वेदों से जो रेफरेंसेस हमें मिलेंगे। लेकिन वेदों का भी अभी जो कर रहे हैं हम, वो पाश्चात्यों के अनुसार कर रहे हैं उसका अध्ययन। हमारी जो प्राचीन पद्धति है वो दूर हो गई है इन सभी चीजों में। तो ये भी अलग तरीके से सोचना चाहिए। ये पूरा बुद्धि भेद हुआ है और उस बुद्धि भेद से हम बाहर कैसे निकले और उसके बारे में कैसे सोचे, ये अलग चीज हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई मरीज इस प्रकार का आता है जिसके 100% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, तो हम क्या सलाह देंगे उसके बारे में। इसमें एक चीज है कि अगर हम थैलियम स्कैन करवा लेते हैं, जो अभी है इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मान लो कि ठीक है, उस हिसाब से हम चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल करवा लेते हैं, और फिर इन दोनों के आधार पर, और स्ट्रेस वगैरह कितना है ये भी बातें ध्यान में रखते हैं। इसमें अहम भूमिका स्ट्रेस की है, विचारों की है। अरे वो चालू ही रहे तो चाहे वो एंजियोप्लास्टी करे, बाईपास करे, तो भी उसको हार्ट अटैक आने की संभावना रहेगी। उसको तो दूर होना ही है। खाने पीने की चीजें अगर अच्छी नहीं है तो वो भी, उसके बारे में संदेह नहीं है कि वो शिकार बन जाएगा हार्ट अटैक का। लेकिन ये सब चीजें अच्छी है अगर, और ब्लॉक भी उतना नहीं है, तो हमें निस्संदेह कह सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं करना है, हमारे हिसाब से चलो, ये सब बातें परिवर्तित करो, वो मेन ब्लॉक है वो भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से। लेकिन इसमें हम इंटीग्रेशन का कुछ हद तक सहारा ले रहे हैं। वास्तव में वो भी नहीं लेना है। अगर हम 5 कोशों को भली भांति समझ पाते हैं, या जो ऑरा स्कैनिंग वगैरह ऐसा कुछ हम कर पाते हैं, और उसके जरिए हमें ज्ञान होता है कि नहीं, ये तो सर्कुलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, या है उसमें दिक्कत, ये दूसरे किसी जरिए हमें ज्ञान हो पाता है, तो फिर उसके आधार पर हम सोच सकेंगे
फिलहाल लॉजिकल थिंकिंग क्या है इसमें कि उसके खाने पीने के बारे में देखे, उसके विचारों के बारे में देखे, उसके लक्षणों को देखे, उदावरत वगैरह जैसे कुछ है वो देखे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए चांसेस उसमें हार्ट अटैक आने के कितने हैं, ये लॉजिकल थिंकिंग होगा अभी फिलहाल जो परिस्थिति बनेगी, और उसके आधार पर उसको सलाह देना जरूरी है। तो कम से कम इस तरीके से भी अगर हम चलते हैं और हमें सफलता मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। सवाल ये होता है कि अगर हम बताते हैं नहीं नहीं ये सब चुप अच्छा हो जाएगा और दवा दे दी और उसको हार्ट अटैक आएगा, वो चल बसा, फिर पूरा समाज ये बता रहेगा ये आप गलत कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, और ऐसे ही दवा करते रहते हैं और फिर लोगों को मार देते हैं वगैरह वगैरह। एलोपैथी में भी वो मरता है वो अलग चीज है, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा लेते हुए अगर मरता है तो फिर ये गजब हो जाएगा इस प्रकार का। तो परसों भी ऐसे एक बात हुई थी कि नहीं नहीं हमें ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे अज्ञान के कारण किसी की मौत अगर हो जाती है तो वो बड़ा पाप होगा। तो मैंने कहा कि ये हमारे लिए सिर्फ ऐसा है, ऐसा नहीं है, एलोपैथी में भी ऐसा है। उसको वो सिर्फ एलोपैथी की दृष्टि से देखता रहता है, उसको कुछ मालूम नहीं रहता, और उसके कारण मरीज का नुकसान हो जाता है, मरीज मर भी जाता है। तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं पापी हूं, मैं इसमें दोषी हूं और मैंने किसी आदमी की हत्या की है, ऐसा वो नहीं सोचता। हम ही सोचते हैं इस प्रकार से, तो मुझे अज्ञान है, इसके अज्ञान का भी उसको पता नहीं है। हमारा भी अज्ञान है और हमें भी हमारे अज्ञान का पता नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से अज्ञान है, अलग चीज है। एलोपैथी का अज्ञान मैं नहीं कह रहा, लेकिन आयुर्वेद का अज्ञान है। लेकिन अज्ञान हमें मालूम नहीं है इस प्रकार की स्थिति है, वैसे उसको भी अज्ञान है। और फिर भी वो नहीं सोचता इस प्रकार के उसको अज्ञान है। वो एलोपैथी इतने पूरे समाज को बर्बाद करे उसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। ये सब समाज की अभी की वैद्य की स्थिति जो हो गई है, दुर्गति हो गई है, वो एलोपैथी के हिसाब से हो गई है, ऐसा नहीं उनके साइंटिस्ट के हिसाब से हो गई है। ये जो दृष्टिकोण डेवलप हुआ है उसका ये नतीजा है। और बाद में ये पता चलेगा कि हमारा दृष्टिकोण गलत था इसलिए ये सब हो गया। होलिस्टिक होना चाहिए दृष्टिकोण, जो हमने हमारे पास पहले था अभी वो निकल गया हमारे पास से, रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो गया। लेकिन ये सोचने वाले भी कितने लोग हैं, इस विचार श्रृंखला से बाहर आने वाले कितने लोग हैं। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। अगर हमें कुछ इसके बारे में करना है तो मूल रूप से इसके सभी के बारे में विचार होना जरूरी है। और अगर हमें सहायता लेनी है तो वो हमारे शास्त्र या प्राचीन विज्ञान उसमें से सहायता पहले लेनी है। फिलहाल अगर हम आधुनिक विज्ञान से सहायता लेते भी है और उससे जब तक फायदे मिलते हैं तब तक सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन ऐसी स्थिति आएगी कि उसमें लिमिटेशंस आ जाएगी और आगे काम नहीं होगा, तो फिर इसकी ये लिमिटेशन है, इसको भली भांति समझकर हमारे शास्त्रों की तरफ फिर से मुड़ना चाहिए। नहीं तो हमारे शास्त्रों के लिए अध्ययन निरंतर होना चालू ही रहना चाहिए। वो जैसा उसका अंश बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे इन सभी चीजों के बारे में भी हमें जानकारी हो जाएगी। या सगळ्या स्कॅम्समधून स्थानवैगुण्य कुठे निर्माण झालं? कारण आता आपली कशी परिस्थिती आहे की आपण पंचज्ञान आज जे आपल्याला ज्ञानाची साधन आहेत त्याच्यानुसार आपण ज्ञान करतो, आणि आता अशी परिस्थिती झाली आहे की हेतू ते मनात असतात पण लक्षणं दिसत नाही, आणि त्यामुळे आपल्याला स्थानवैगुण्य कुठे ही गोष्ट कळायला अवघड जाते। कॅन्सर्स मध्ये सुद्धा हीच गोष्ट होते। ठीक है, अभी फिलहाल हमारी लिमिटेशंस है, ऐसा है और हम भली भांति उसको समझ नहीं पा रहे। इसलिए अगर आधुनिक विज्ञान की सहायता लेनी है तो उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि एलोपैथी के जो परीक्षा के मेथड्स है उसमें इंद्रियों द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसमें काफी आगे तरक्की की है उन्होंने। सतांच रूपाणा मति सन्निकर्षात अतिविप्रकर्षात आवरण आवरणात करणो दौर्बल्यात सौक्ष्म्यात वगैरह जो है वो उसको भले मत ये सूक्ष्म जो है जो
नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, वो माइक्रोस्कोप के जरिए हम भली भांति देख सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें है। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन पहले मॉडर्न मेडिसिन के टर्मिनोलॉजी में होता है, और फिर मॉडर्न के टर्मिनोलॉजी के आधार पर हम अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि अगर इस प्रकार से करना है तो सीधे हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमारा इंटरप्रिटेशन होना है, कि इससे प्रतीत होता है कि इस शरीर में आम बढ़ गया है, या ये धातु अच्छी तरीके से बन नहीं रही है, इस प्रकार से। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन होगा इसके मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए, वो सीधा आयुर्वेद में इंटरप्रिटेशन होगा, बीच में मॉडर्न मेडिसिन का होना जरूरी नहीं है। और मैंने माशेलकर जी को अभी जो प्रेजेंटेशन दिखाया इसमें ये बात बताई थी कि आयुर्वेद में रिसर्च क्या होना है, इसके बारे में बड़े संदेह है। और फिलहाल जो माइंड सेट है उसके आधार पर ये एक्टिव प्रिंसिपल्स को निकालना, यही एक संशोधन है ऐसा। और सब जो संशोधन चल रहा है वो सब ड्रग रिसर्च चल रहा है। वास्तव में लाइफस्टाइल से जुड़े हुए विषयों का संशोधन होना जरूरी है, लेकिन उसको उसमें औषध कंपनियों को कुछ फायदा नहीं है, तो वो करके क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि वो माइंडसेट चेंज होना है। मरीज कितने हैं? 10-15% मरीज है समाज में, बाकी 80-85% पीपल जो है वो अच्छे हैं, स्वस्थ है, आपातता है। ऐसी स्थिति रहेगी ऐसा नहीं, लेकिन अपरेंटली दे आर हेल्दी। तो अगर औषध कंपनी का रुख बदल जाता है और वो 85% पर उतर आता है, स्वास्थ्य बनाने के लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स की रेंज होनी चाहिए। शायद वो अभ्यंग वाले तेल की बात हो, या फिर नशे के लिए तेल की वाली बात हो, या फिर शतावरी कल्पचावनपरास जैसे रसायन द्रव्य हो, या फिर हेल्दी फूड चेन्स हो। वो औषध कंपनियां खुद ही चलाए हेल्दी फूड चेन्स इस प्रकार से, और उसमें से मुनाफा कमाए। उनको पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, तो भली चीजें बेचकर पैसा कमाए। ये सब विषारी द्रव्यों का इस्तेमाल करके और उसके जरिए पैसे कमाना, उसके बेहतर है कि भली चीजें बेचकर पैसे कमाए। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे हेल्थ क्लब में, जिम्नेशियम्स में, व्यायामशाला में, योग स्कूल्स में हो, तो हम पूरे समाज तक पहुंच जाएंगे और एक माइंडसेट बन जाएगा, तो लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। सुपर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और उसके जरिए जो चिकित्सा पद्धतियां अभी रूढ़ हो रही है वो कम हो जाएगी। और वास्तव में ऐसे सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, सादे सादे आंसर होंगे लाइफस्टाइल को बदलने के बाद। इतना सब सोफिस्टिकेटेड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में। और करना है तो आयुर्वेद की चिकित्सा पंचकर्म वगैरह बहुत मूलगामी है। अग्नि की चिकित्सा बहुत मूलगामी है, वो एलोपैथिक को उसमें कुछ भी रोल नहीं है, और एलोपैथिक के कई गुना बहुत बेहतर चिकित्सा है हमारी जो है वो। लेकिन फिलहाल हमारा सोच ही अलग हो गया है, और ये अगर सोच बदलना है तो पहले हमें सोचना चाहिए। हमें ये ज्ञान छात्रों में वितरित होता रहना चाहिए। और जो इसमें से अध्यापक बनेंगे वो अपने छात्रों को बताते रहेंगे, उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते रहेंगे, मरीज ठीक होते रहेंगे, तो समाज का फ्यूचर बदलेगा इस प्रकार से। मैंने अभी मराठी की किताब में भी इसके बारे में जिक्र किया है, अंग्रेजी किताब में भी इसके बारे में जिक्र किया है। लोगों ने किताब पढ़ी ही नहीं मेरी, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ी, मराठी भी कितने पढ़ने वाले मालूम नहीं है मुझे। लेकिन माइंडसेट की जो बात है, पूरे पर्यावरण वगैरह के बारे में मैंने उसमें जिक्र किया है। हेल्थ ऑडिट की कल्पना दिनकर गांगल ने उसमें बताया था कि एक अच्छी संकल्पना है, नई संकल्पना है, किताब में लिखी है। तो वो भी इस प्रकार का होना है, कंपनियों का हेल्थ ऑडिट करना है इस प्रकार के कंपनी के कर्मचारियों का। और वो एलोपैथिक के जो अभी चेकअप्स रहते हैं उससे अलग है, माइंडसेट से लेकर उसमें चीजें होनी चाहिए इस प्रकार का। ठीक है। काफी गंभीर समस्या है, और गंभीरता से सोचते रहेंगे तो इसमें से हल आते जाएंगे।
दूसरी एक चीज मैं बता देता हूँ। विलोक से मेरी बात हुई थी और हम जब कैंसर वगैरह के बारे में जो कोर्स शुरू करना चाहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर या उसके बारे में एक ट्रायल जो इंडियन लोगों पर ज्यादा अभी होगी, वो रविवार को हम करने का सोच रहे हैं। इस रविवार को, तारीख कितनी है, रविवार है एक 19 तारीख को सुबह 7 बजे, थोड़ा ये 6:15 बजे थोड़ा देर से करें, 7 से 8 ही बजे रखेंगे। और इसमें यह स्थिति है कि कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस एंड गाइडेंस प्रोग्राम ये उसका होगा। और ये अप्रैल के बाद हम एक्चुअली विश्व के तौर पर शुरू करना चाहते हैं। हर रविवार होगा, वो 1.5 घंटे का रहेगा। और मैं अमेरिका में जा रहा हूँ और अप्रैल में वहाँ लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ एंड कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, ये 2 किताबें पब्लिश कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, health-world.com के वैद्य है, उसमें योगा टीचर्स है, काउंसलर्स है, मसाजिस्ट है, डाइटिशियंस है, ये सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। और दूसरे भी अगर आदमी, आम लोगों के लिए है, लेकिन वैद्यों को भी उसमें से मिलता रहेगा। तो जिनको चाहिए वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इस रविवार को सुबह 7 बजे ये पहला लेक्चर होगा। फिर दूसरे रविवार, अगले रविवार को भी लोग नहीं है यहाँ पे, तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ट्रायल बेसिस पे है। और मैं सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बोलूंगा, मूल कंसेप्ट क्या है और किस दृष्टि से, दिशा में हम जाना चाहते हैं। तो जो भी शामिल होना चाहते हैं वो उसमें शामिल हो सकेंगे। तो मीट ऑन और दूसरी चीज है, विलोब ने अपनी वेबसाइट बनाई है। जो आपको ईमेल आते हैं लॉगिन के लिए, उसमें नीचे वो वेबसाइट उसने लिखी है, दे दी है उसका एड्रेस। तो उस पर क्लिक करें, वो वेबसाइट देखे। अभी उसकी कोशिश है कि वेबसाइट में ये स्टोर होता रहेगा यूट्यूब के जरिए, जो सुबह का लेक्चर होता है वो। और फिर एक पूरा दिन वो वेबसाइट में रहेगा। तो जिसका मिस हुआ है लेक्चर, वो वेबसाइट में जाकर उसको सुन सकेगा, देख सकेगा, सुन सकेगा, डाउनलोड नहीं होगा। तो उसको भी घंटे भर बैठ के वो करना पड़ेगा, इंटरनेट चालू रख के। लेकिन कई लोगों की ऐसी समस्या है कि सुबह समय नहीं दे पाते हैं और उसके जरिए वो कर नहीं पाए हैं। तो इसकी भी ट्रायल रविवार को होगी। यूट्यूब के जरिए वो लेक्चर देख सके और फिर दिन भर में उसके बारे में करे। तो आगे चलकर जब ये पूरे विश्व भर के लिए हम करने जा रहे हैं, तो रविवार को करेंगे तो वो यूएस में तो शाम रहेगी, शनिवार की शाम रहेगी उस समय में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दोपहर रहेगी, या यूरोपियन कंट्रीज में और कुछ रहेगा मामला, सुबह का जल्दी वाला होगा। तो अपने अपने देश के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो अलग अलग चीजें रहेगी। अगर वो टाइमिंग्स उस देश में सूटेबल है तो वो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, लाइव जो है उसमें। अगर नहीं हो पाते हैं तो इसके जरिए बाद में एक 24 घंटे तक जब उसको फुर्सत होगी वो देख सकेंगे। ऐसा वो हम कर रहे हैं अभी। तो इसके ट्रायल है। तो डू विजिट वेबसाइट एंड वैसे रविवार को मिलेंगे और फिर आगे के बारे में इससे कैसे करना है। और दूसरा भी इसमें इन्हें बताया था कि
हमने एक एक्सेल फाइल बनाई है और प्रभाकर ने वो बनाई है। मैंने उसको जिक्र किया है कि वो शेयर करे फाइल, वो विलोक को भेजेगा, विलोक सभी को ईमेल के द्वारा भेजेगा उसमें लिंक भेजेगा। और उसमें अगर जो मेन आदमी है, जहां कहीं भी हम ये सुन रहे हैं, उसका नाम पता ये तो होना ही है, लेकिन उसकी जगह और भी लोग आते रहते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी होंगे, उन सभी के नाम भी उसमें होने चाहिए, नाम, उसके कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह जो है, तो वो अपने अपने तरीके से वो भर लेवे। तो ये कोल्हटकर स्टडी ग्रुप ऑफ आयुर्वेद इस प्रकार से वो बनेगा और हम फैलते जाएंगे पूरे विश्व भर में इसके जरिए। तो आगे जो कार्य करना है ये ग्रुप के रूप में उभर आएगा पूरे विश्व भर में, और हमारा सभी एक दूसरों से संपर्क रहे। अभी फिलहाल मैं अगले हफ्ते में विजयवाड़ा जा रहा हूँ, अगले शुक्रवार को, और विजयवाड़ा में कॉलेज में मेरा लेक्चर है और शायद दूसरे दिन हैदराबाद में भी लेक्चर है। तो अगर कोई हमारे ग्रुप में से विजयवाड़ा या हैदराबाद के है तो मुझसे संपर्क करें ईमेल के जरिए या फिर फोन के जरिए। और अगले महीने में कोट्टकल जा रहा हूँ, 16 तारीख को मेरा कोट्टकल में लेक्चर है कैंसर के बारे में। तो अगर कोट्टकल से कोई लोग है जो इसमें शामिल है वो मुझसे संपर्क करे। और यही नहीं, जो भी आदमी कहाँ भी जाता है तो ये मैसेजेस देता रहेगा इसके जरिए, तो हम मिलते रहेंगे किसी न किसी जगह है जो इस ग्रुप के मेंबर्स है, तो आगे चलकर एक बड़ी बात उसमें हो सकती है। तो यहाँ फिर अभी रुकते हैं, रविवार सुबह 7 बजे एक बार मिलते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्।